ओके, टाइम ऑफ सप्लाई का सुपर क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। यस, वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हर चैप्टर को ये हम वेटेज दे रहे हैं, हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सुपर क्विक रिवीजन क्योंकि आपके पास में अवेलेबल है, तो उस वजह से तो आपके पास में कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए कोई भी चैप्टर छोड़ने की, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। अभी टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जो भी सेक्शन नंबर्स का हम बात करने वाले, सेक्शन नंबर 12 आएगा, सेक्शन नंबर 13 आएगा, सीए फाइनल के लिए सेक्शन नंबर 14 आएगा। ठीक है, ये वाले जो भी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12, 13, 14 जो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आता है, बेसिकली दैट इज बिलोंगिंग टू द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर था, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जो भी सेक्शन नंबर आ रहा था दैट वाज बिलोंगिंग टू द आईजीएसटी एक्ट। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर जो भी आ रहा है दैट इज बिलोंगिंग टू द CGST एक्ट। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विथ दिस। ठीक है, अभी टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर पहली बात तो चैप्टर पढ़ने का पर्पस क्या है। ठीक है, अभी हमको पता है कि कभी भी अगर गुड्स या सर्विसेज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। अभी जैसे गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो एक दिन ऑर्डर प्लेस होगा, फिर उसके बाद में पेमेंट होगा, फिर उसके बाद में गुड्स डिस्पैच होगा, फिर उसके बाद में सामने वाले को गुड्स डिलीवर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाली चीजें इट कैन स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर सप्लायर जब वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में, या फिर रेसिपिएंट जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो वो उसका टैक्स पे करने की लाइबिलिटी कौन से दिन पे अराइज होती है। ठीक है, टैक्स अभी एक ट्रांजैक्शन है वो मानो एक महीने में चलता गया, तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इन द चैप्टर कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। अभी आई एम स्टार्टिंग विद द मेन सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 12। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, पूरा का पूरा रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 दैट टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 13 जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 के अंदर टोटल 6 सब सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो पहला सब सेक्शन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई कभी भी अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपको गुड्स के केस में फाइंड आउट करना होगा तो वो आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, सर्विसेज का अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है तो वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन नंबर 30। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। अब यहाँ से आपके मेन प्रोविजन स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 12(2) क्या बोलता है कि अगर आपने गुड्स बेचा है, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, आप सप्लायर हो, आपने रेसिपिएंट को बेचा है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर बेचा, मतलब आप सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करोगे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टू पे इट टू द गवर्नमेंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया इट इज अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इफ द इनवॉइस हैव बीन इशूड ऑन टाइम तो क्या बोला मैंने, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर बाई चांस अगर आपने इनवॉइस लेट इशू किया है, ठीक है मैम, कहां से पता चलेगा इनवॉइस टाइम पे इशू है कि इनवॉइस लेट हुआ है, तो फिर वो अपन को जाके चेक करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31 में कि इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट होती क्या है। तो अगर वो ड्यू डेट देखने के बाद में हमको पता चलता है कि हमने इनवॉइस लेट इशू किया है, ठीक है, हमने इनवॉइस लेट इशू किया है, तो फिर लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस ought to have been issued, मतलब जो भी लास्ट डे था जिस दिन तक इनवॉइस चला जाना चाहिए था, दैट डेट और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर इनवॉइस टाइम पे है तो इनवॉइस डेट या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस लेट है तो लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अभी मैम सेक्शन नंबर 31 पढ़ेंगे क्या हम? हाँ जरूर पढ़ेंगे कि भाई उसके अंदर इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले एक काम कर लेते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अभी सप्लायर ने अगर सप्लाई किया तो पेमेंट तो सप्लायर को ही मिलना चाहिए। व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? तो जिस दिन पे भी सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास किया होगा कि उसको पेमेंट मिल गया, या फिर जिस दिन पे भी सप्लायर के बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। मैंने अपने बुक्स के अंदर पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री मारी या फिर बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर एक बहुत अच्छा और बहुत एक काम का नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 इन लोग ने इशू किया था। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 क्या बोलता है कि भाई स्पेसिफिकली गुड्स के केस में, ठीक है, गुड्स के केस में, एंड वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में ही
ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने गुड्स सप्लाई किया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में किया है एंड वो टाइम पे अगर आपको एडवांस मनी मिलता है, मतलब सप्लाई करने से पहले अगर आपको पैसा मिल जाता है, तो जब आपको एडवांस मनी मिला है तब टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट जब आप बाद में इनवॉइस इशू करोगे तब उसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट होगा। तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना, अगर गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मुझे कुछ एडवांस मनी मिल गया तो अभी फिलहाल मुझे जीएसटी पे करना जरूरी नहीं है। उसके बाद में जब सप्लाई होगा, मतलब जब मैं इशू करूंगी इनवॉइस, तब उसके ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर आपने डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर किया तो डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर आ सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया अगर आपको एडवांस मनी मिल चुका है तो गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको पहले टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक इफेक्टिवली क्या हो गया पता है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस ओनली। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस अगर लेट इशू हुआ है तो लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। तो एक तरह से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला तो इनवॉइस वाला पॉइंट हो गया, दूसरा वाला आपका पेमेंट वाला पॉइंट हो गया। तो एक तरह से इसमें पेमेंट वाला पॉइंट थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसी के अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट डाला था। ये अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने क्या बोला है, ये अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने बोला है कि भाई अगर देयर इज अ सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, वो 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, अगर उसने स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई किया एंड उसको अगर एडवांस मनी मिला है तो फिर नोटिफिकेशन नंबर 66 वहां पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में अगर एडवांस मनी मिलता है तो एडवांस मनी जब मिलेगा तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक एक्सेप्शन दिया और एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन कर दिया, मतलब वो इंक्लूजन हो गया। अभी ये देख लेते हैं कि भाई इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या होता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 31। ठीक है, इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होता है। अगर आपने इससे लेट इनवॉइस इशू किया है तो फिर जो अपन पैरामीटर देखेंगे दैट विल बी द लास्ट डे व्हेन द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। ठीक है, अभी उन लोग बोल रहे हैं नॉर्मल व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक जगह पे दूसरे जगह पे गुड्स जाने वाला है तो इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर द रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब हम जब उसको गुड्स भेज रहे हैं उससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ से रिमूवल से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर अगर ऐसा कोई टाइप ऑफ सप्लाई है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, मानो मैंने आपको कोई गुड्स रेंट पे दिया हुआ था, लीज पे दिया हुआ था और अब मैं आपको उसको बेच रही हूँ, तो मतलब वेन एवर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू यू फॉर सप्लाई, जब भी आपको गुड्स डिलीवर होने से पहले या फिर वेन एवर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू यू उससे पहले वाले, मतलब बेसिकली हमने जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि चल ठीक है आज से ये गुड्स तेरा हुआ, ठीक है, तो फिर उससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है एंड हम कंटिन्यूसली, सप्लायर कंटिन्यूसली रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करता रहता है एंड उसका जो हिसाब किताब होता है वो कुछ पीरियोडिकल बेसिस पे होता है। तो उन लोग बोल रहे हैं इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अभी वो सारे जो भी सप्लाई किया होगा, जो भी कंटिन्यूस सप्लाई किया होगा, सबका हिसाब किताब मेंटेन किया होगा इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज पीरियोडिकल स्टेटमेंट। या फिर जब भी हमको पीरियोडिकल पेमेंट मिला होगा, अभी सप्लायर तो सप्लाई करते जा रहा है एंड उसको मानो एक हफ्ते के बाद में या फिर एवरी 15 डेज या फिर एवरी मंथली उसको पेमेंट मिलेगा, तो जब भी इसने पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू किया होगा या फिर जब भी उसको पीरियोडिकल स्टेटमेंट मिला उससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, मतलब उससे पहले पहले या फिर वही टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एंड लास्ट, इन केस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब जहां पे हम गुड्स बेचते हैं, सामने वाले को पसंद आया तो वो रखेगा वरना नहीं रखेगा। तो अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म है, तो इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं हुआ। अगर उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया तो जब भी उसने एक्सेप्ट किया तब हम उसको इनवॉइस इशू करेंगे। और अगर उसने 6 महीने तक कुछ भी नहीं किया तो फिर जैसे ही वो 6 महीना, मतलब जब भी हमने उसको गुड्स भेजा था उसको हाँ या ना कुछ तो बोलना होता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो जैसे ही 6 मंथ्स का टाइम पीरियड खत्म होता है वैसे हम अज्यूम करेंगे कि दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एंड इमीडिएटली वी आर गोइंग टू इशू द इनवॉइस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। इतना समझ में आ रहा है? तो इससे आपको पता चल जाएगा, ये जो 4 पॉइंट्स थे ऊपर, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था। अगर इनवॉइस इसके साथ यही टाइम पे इशू हुआ है, मतलब आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका इनवॉइस ये टाइम पे इशू नहीं हुआ है, मतलब तब तक इशू नहीं हुआ है, मतलब आपका इनवॉइस लेट इशू हुआ है, सो वॉट एवर वॉज द लास्ट डे ऑफ इशूइंग द इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब उन लोग बोल रहे हैं कि मानो अगर ये वाले कोई भी जो भी वे से आप टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह फाइंड आउट कर रहे थे, मानो आपके पास में कोई भी पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो एक रेसिडुअल प्रोविजन बना के रख दिया इन सेक्शन नंबर 12 है, उसके हिसाब से आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना।
ठीक है, ये था आपका सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 12(2). बराबर है, ठीक है। अभी अभी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 12(3). सेक्शन नंबर 12(3) टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, जैसे सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया और रेसिपिएंट ये आरसीएम वाला ट्रांजैक्शन था, तो रेसिपिएंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है जाके गवर्नमेंट को पे करने का। तो क्या कब उसका लाइबिलिटी अराइज होता है, तो उन्होंने बोला इट इज अर्लियर ऑफ 3 डेट्स। ठीक है, अभी आपको सिर्फ रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जो गुड्स खरीद रहा है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जब भी उसको गुड्स रिसीव हुआ फिजिकली, या फिर जब भी उसने सप्लायर को पेमेंट किया। ठीक है, उसने सप्लायर को पेमेंट किया मतलब जिस दिन उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पेमेंट की एंट्री पास की, या फिर जिस दिन उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। पहले वाले का उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट का बात कर रहे हैं। तो जिस दिन पे भी उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पेमेंट करने की एंट्री पास की, या फिर जिस दिन पे भी उसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पेमेंट। तो पहला वाला पैरामीटर था द डेट ऑन विच वी हैव रिसीव्ड द गुड्स, सेकंड वाला पैरामीटर है द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट, एंड थर्ड वाला पैरामीटर है 31 डेज, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अभी सप्लायर तो इसको इनवॉइस इशू करेगा बिना जीएसटी का, तो जिस दिन पे भी सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया रहेगा वहां से वी विल वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, तब तक भी अगर गुड्स नहीं आता है या फिर तब तक भी अगर पेमेंट वगैरह नहीं होता है, तो उन्होंने बोल रहे हैं 31st डे विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये तीनों डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर इसके हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों ने एक सिंपल सा तरीका बोल दिया, रिवर्स चार्ज। देखो, फॉरवर्ड चार्ज में तो अगर नहीं निकाल पा रहे थे तो 12(5) में भेज दिया था। रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो उन लोग बोल रहे हैं जिस दिन पे भी रेसिपिएंट ने अपने बुक्स के अंदर एंट्री पास की है फॉर रिसीविंग द गुड्स, मतलब जिस दिन पे भी रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में परचेज की एंट्री पास की होगी, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर ऊपर वाले पैरामीटर्स के हिसाब से यू आर नॉट एबल टू फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर 12(4), 12(5), 12(6 ध्यान से कर लो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग सेक्शंस 13(4), 13(5), 13(6) आने वाला है, जो सेम होने वाला है, जो मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो सेक्शन नंबर 12(4). ठीक है, 12(4) किसके बारे में बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ वाउचर्स। ओके, सप्लाई ऑफ वाउचर्स विच आर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अभी जैसे मानो कोई भी कंपनी है, उसने एक दूसरे कंपनी को अपने वाउचर्स बेचे, ओके, सो दैट द कंपनी कैन फर्दर गिव इट टू इट्स एम्प्लॉयज, एंड एम्प्लॉयज वो कूपन को यूज करके कुछ भी खरीदारी वगैरह कर सकता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपना वाउचर बेच रही हूँ एक दूसरे कंपनी को, तो मुझे भी तो सामने से कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी पे करने का लाइबिलिटी कब आएगा वो फाइंड आउट करने का है। तो उन लोग बोल रहे हैं अगर वो एक स्पेसिफिक वाउचर है, एक स्पेसिफिक आइटम के अगेंस्ट ही यूज हो सकता है, एक स्पेसिफिक आइटम के अगेंस्ट ही रिडीम हो सकता है। ठीक है, तो उन लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जिस दिन पे भी ये कंपनी ने दूसरे कंपनी को वाउचर इशू किया, उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक ऐसा कूपन है जो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है, मानो वो फूड आइटम्स के लिए भी यूज हो सकता है जिसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, मानो वो कोई ग्रोसरी के लिए भी यूज हो सकता है जिसके ऊपर मान लेते हैं जीएसटी रेट इज 18%, तो हमको नहीं पता ना सामने वाला बंदा ये कूपन को किसके लिए यूज करेगा। तो उन्होंने बोला ये वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब जब उसको फाइनली रिडीम करेंगे तब हम डिटरमाइन करेंगे उसका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे 12(4) के अंदर दे हैव गिवन फॉर गुड्स, वैसे ही जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन आएगा 13(4), उसमें जो कूपन रहेगा दैट कैन बी रिडीम्ड फॉर सर्विसेज। यहाँ पे 12(4) के अंदर इट कैन बी रिडीम्ड फॉर गुड्स, 13(4) के अंदर इट कैन बी रिडीम्ड फॉर सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद में 12(5) एक तरह से आपका रेसिडुअल सेक्शन हो गया, मतलब जहाँ पे भी आप 12(2) के हिसाब से वगैरह डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 12(5) में आ जाना। 12(5) में उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर चलो आपके पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो भी क्वार्टर में या फिर जो भी मंथ में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो मंथ का जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, या फिर वो मंथ का या वो क्वार्टर का जो भी ड्यू डेट है ऑफ फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न, मानो ये ट्रांजैक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो अप्रैल मंथ का आपका जो भी ड्यू डेट है ऑफ फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न, वो ड्यू डेट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब वो वाले क्वार्टर के अंदर आपको वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आप रिटर्न कुछ फाइल नहीं कर रहे थे, या फिर आपने कोई झोल वाला केस किया, ठीक है, आपने कोई झोल वाला केस किया, झोल वाला केस किया मतलब मान लेते हैं आपने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किया, आपने सामने वाले से जीएसटी भी कलेक्ट किया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया और अब आप पकड़े गए। ठीक है, अब आप पकड़े गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तो गवर्नमेंट आपसे जीएसटी वसूलेगा, तो जब भी आप जाके गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करोगे, जो भी डेट पे आप जाके गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करोगे, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स।
ठीक है। एंड लास्ट वाला सेक्शन नंबर 12.6, ये थोड़ा सा वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। 12.6 में हम लोग बोल रहे हैं कि मानो आपने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स किया है और सामने वाले से अगर आपको पेमेंट थोड़ा सा लेट आया है, देखिए सामने वाले से मानो अगर आपको पेमेंट थोड़ा सा लेट आया है तो आपने सामने वाले से इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी बोल के कुछ चार्ज किया है, तो वो जो भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी आपने चार्ज किया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी वो जो इंटरेस्ट, देखो गुड्स आपने जो बेचा उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो आपने ऊपर वाले सेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। अभी जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उन्होंने बोला दिस विल गो ऑन रिसीव्ड बेसिस, मतलब जब आपको एक्चुअली वो इंटरेस्ट मिलेगा लेट, ठीक है, आपको एक्चुअली जब वो इंटरेस्ट मिलेगा, द डे व्हेन यू एक्चुअली रिसीव दैट इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एक्सेट्रा, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है, विच वॉज टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट सेक्शन नंबर 13, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अभी क्या होने वाला है इसके अंदर, जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वापस से अभी मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर थोड़े दिन के बाद में आप मुझे उसका पेमेंट दोगे, तो सर्विस वाला ट्रांजैक्शन भी लंबा चल सकता है। तो वापस है इसमें अभी हमको जाके गवर्नमेंट को जीएसटी कब पे करने का है, तो वो हमको पता चलेगा फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सर्विसेज से रिलेटिंग है तो सेक्शन नंबर 13(1) बोलता है कि भाई आपको टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 से ही मिलेगा। ठीक है, अभी वापस से यहाँ पे दो सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सेक्शन नंबर 13(2) एंड सेक्शन नंबर 13(3), क्योंकि 13(4), 13(5), 13(6) तो पहले वाले सेक्शन के जैसे ही रहने वाला है। ठीक है, दो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं। सेक्शन नंबर 13(2) जिसमें सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस का भी रेफरेंस आने वाला है एंड कुछ सीजीएसटी रूल्स का भी रेफरेंस आने वाला है। ठीक है, अभी मानो आपने कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किया है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, मानो मैंने कोई कंपनी को कोई सर्विस, कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड किया है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज का है, तो कहना है इसे मैं सामने वाले से कंसिडरेशन प्लस जीएसटी कलेक्ट करूंगी एंड मैं जीएसटी जाके गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। तो मुझे गवर्नमेंट को जाके ये जीएसटी कब पे करना है? ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया है, ठीक है, अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया, मैम टाइम पे इशू किया है कि नहीं किया वो कैसे पता चलेगा? वो सेक्शन नंबर 31 से पता चलेगा। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो हमने पहले देखा था वही हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आई होप रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन अब आपको पता है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब आप सप्लायर हो, तो जिस दिन पे भी आपने आपके बुक्स के अंदर पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री पास की होगी या फिर जिस दिन पे भी आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपका इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है एज पर सेक्शन नंबर 31, तो उन लोग बोल रहे हैं इनवॉइस डेट को छोड़ो। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, यू एज अ सप्लायर, अगर आपने वो सर्विस से रिलेटिंग इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया है, तो ये लोग बोल रहे हैं इनवॉइस को छोड़ो। तो वहां पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन पे भी आपका सर्विस देके खत्म हो गया, ठीक है, जिस दिन पे भी आपका सर्विस देके खत्म हो गया, या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नथिंग बट द डे व्हेन योर सर्विस इज कंप्लीटेड और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस टाइम पे इशू है, बहुत अच्छी बात है, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस लेट इशू हुआ है तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ये वाले मेथड से अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो उन्होंने बोला जिस दिन पे भी रेसिपिएंट ने अपने बुक्स के अंदर इनवर्ड सर्विस का एंट्री पास किया होगा, रेसिपिएंट ने भी तो दिखाया होगा ना कि उसको ये सर्विस मिली है, तो जिस दिन पे भी उसने वो एंट्री पास किया होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। फर्क देखो, 12(2) में अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे ना, तो आपको 12(5) में फेंक दिया था। 13(2) में अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाले मेथड से टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी ये देखते हैं भाई इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या है एज पर सेक्शन नंबर 31। जैसे हमने सेक्शन नंबर 12 के अंदर भी हमने सेक्शन 31 के प्रोविजंस देखे थे, वैसे अभी सर्विस के टाइम पे इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और अगर मैं टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड इज बिफोर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस। मतलब जब भी आपका सर्विस देके खत्म होता है उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब जब भी मेरा सर्विस देके हुआ उसके विद इन 30 डेज यू शुड इशू द इनवॉइस। ठीक है, फिर ये वाले केस में एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, इनको बोल दिया भाई तुम लोग थोड़े बड़े लोग हो, तुम्हारे केस में ट्रांजैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो 30 डेज के बजाय तुम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, तो टोटल विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 45 डेज उनको इनवॉइस इशू करना पड़ता है।
ठीक है। फिर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया था सेकेंड प्रोवाइजो टू रूल नंबर 47 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, जहां पे उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में, स्पेसिफाइड कंपनीज के डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर आपस में सर्विस का लेन देन हो रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, ठीक है, सेम पैन मल्टीपल एंटिटीज वो वाला। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, टेलीकॉम कंपनीज है, या फिर कोई नोटिफाइड सप्लायर है, ठीक है, ये वाले जो कंपनीज है ये लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन्स में आपस में इफ दे आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जब भी वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एंट्री पास, इनवॉइस का भी इशू हो जाना चाहिए, जब भी आपने उसका एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया है, या फिर जो भी क्वार्टर में आपने ये सप्लाई ऑफ सर्विस किया है वो क्वार्टर के एंड के पहले पहले, ठीक है। मानो मैंने ये सप्लाई ऑफ सर्विस किया इन द मंथ ऑफ मे, तो मे फॉल होता है हमारे फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल टू जून, तो 30 जून के पहले पहले इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई, अपना इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, ये इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है। इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट विल बी द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, ओके, द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द सप्लाई इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर जिसमें भी ये सप्लाई किया था, इससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर इससे पहले पहले इनवॉइस इशू हो चुका है मतलब आपका इनवॉइस टाइम पर है। अगर आपका इनवॉइस टाइम पर है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फिर वैसे ही कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होगा, अभी जैसे टेलीकॉम कंपनीज है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा, ये लोग हैं, ये लोग भी तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज देते जा रहा है ना। फिर वैसे ही कंस्ट्रक्शन सर्विस जो बिल्डर देता है वो भी तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, बराबर, एक लंबे टाइम तक वो सर्विस चलते रहने वाली है। तो इसको इन लोग ने 3 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड किया है। बोला है कि भाई अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है एंड इफ द ड्यू डेट इज नोन, जैसे अपने मोबाइल फोन, पोस्टपेड वगैरह के मोबाइल फोन में हमको पता रहता है कि ड्यू डेट ये है, तो जो भी कंपनी ड्यू डेट सेट करने वाली है उससे पहले पहले कंपनी शुड इशू अस द इनवॉइस, तो ही तो हम उसका पेमेंट कर पाएंगे, बराबर है। फिर दूसरी बात, जहां पे ड्यू डेट इज नॉट नोन, ठीक है, जहां पे ड्यू डेट इज नॉट नोन, तो उन्होंने बोला जब भी सप्लायर को पेमेंट मिलता है, ठीक है, जब भी सप्लायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते जा रहा है, जब भी उसको पेमेंट मिलेगा उससे पहले पहले ही शुड इशू द इनवॉइस, ठीक है। एंड लास्ट, अगर ऐसा आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, ऐसा आप कोई सर्विस दे रहे हो जिसका पेमेंट इज लिंक्ड टू सम इवेंट, ठीक है, मतलब मानो बिल्डिंग के केस में 10% काम खत्म होगा तो 10% का पेमेंट ड्यू होता है, 20% काम खत्म हुआ तो नेक्स्ट 10% का पेमेंट ड्यू होता है, मतलब वहां पे पेमेंट इज लिंक्ड टू द इवेंट। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे वो काम खत्म होते जाता है वैसे वैसे आप इनवॉइस इशू करते जाओ। मानो बिल्डिंग का 10% का काम खत्म हो गया तो बिल्डर शुड इशू द इनवॉइस ऑफ द 10%। तो जहां पे ड्यू डेट इज नोन तो वहां पे बिफोर ड्यू डेट इनवॉइस आ जाना चाहिए, जहां पे ड्यू डेट इज नॉट नोन तो वहां पे बिफोर पेमेंट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। एंड जहां पे द पेमेंट विच इज टू बी डन बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर, वहां जहां पे पेमेंट इज लिंक्ड विद द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है वैसे ही उतने प्रपोर्शन काम का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, राइट। एंड लास्ट सेक्शन जहां पे उन्होंने बोला है अगर सपोज बीच में ही मानो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा था एंड बीच में उसमें सेसेशन हो गया, ठीक है, बीच में उसमें सेसेशन हो गया मतलब बीच में ही वहां पे कुछ स्टॉपेज हो गया, बीच में ही वहां पे कुछ काम रुक गया है, तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे ही काम रुकता है ना वैसे आप इनवॉइस इशू कर दो, ठीक है। अभी कितने प्रपोर्शन का इनवॉइस आप इशू करोगे, पूरे काम का या फिर जितना काम हो गया है, जितना काम हो गया है उतने प्रपोर्शन का इनवॉइस इशू कर दो एज सून एज द वर्क स्टॉप्स, ठीक है, जैसे ही काम रुकता है वैसे ही आपको इनवॉइस इशू कर देना है। मानो 80% पे काम रुक गया तो जैसे ही काम रुका वैसे आप 80% का इनवॉइस इशू करके खत्म कर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नोट आया था जहाँ पे उन लोग ने बोला था कि भाई सपोज अगर मानो कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर को रेसिपिएंट से एडवांस मनी मिल गया, ठीक है, एक्सेस पेमेंट मिल गया, एडवांस पेमेंट मिल गया अप टू ₹1000, ठीक है। देखो वैसे तो अगर सर्विसेज के टाइम पे अगर आपको एडवांस मनी मिलता है तो एडवांस मनी के टाइम पे ही द अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 का जो बेनिफिट था वो तो खाली गुड्स के केस में था, ठीक है। अभी तो हम सर्विसेज में चल रहे हैं, तो अगर मानो मैं कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही आपने मुझे एडवांस पेमेंट दे दिया तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर आपको एडवांस मिला है 1,000 रुपए तक, तो उन्होंने बोला तो फिर अब भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जब भी वो 1,000 आप एडजस्ट करोगे फ्यूचर में कोई भी सप्लाई के सामने और उसके लिए इनवॉइस इशू करोगे, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वो यहाँ पे बोला हुआ था। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 13.3। 13.3 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, ठीक है। अभी जैसे अपन ने वो याद है वो रिवर्स चार्ज चैप्टर के अंदर वो पूरा टेबल पढ़ा था जिसके अंदर इतने सारे सर्विसेज, जीटीए वाले सर्विसेज थे, लीगल सर्विसेज थे, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज था, गवर्नमेंट वाले सर्विसेज थे, जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। मतलब वहाँ पे रेसिपिएंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उसको अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा एंड उसके बाद में वो इमीडिएटली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेगा। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इट इज अर्लियर ऑफ द 2 dates। वन इज द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। रिवर्स चार्ज है ना, पेमेंट कौन करेगा? रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट विल बी डन बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर। तो जिस दिन पे भी उसने पेमेंट किया वो वाला डेट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब द डेट following 60 day, day following 60 day is nothing but 61st day from the date of issue of invoice by the supplier, ठीक है। तो मानो अगर मानो अब तक रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट ही नहीं किया है, तो आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हम कितने डेज के लिए रुकेंगे? वी विल वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। अगर तब तक भी पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है तो 61st डे विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी डेट ऑफ पेमेंट का आप मेरे को डेफिनेशन बता सकते हो? डेट ऑफ पेमेंट मतलब हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, तो डे व्हेन ही मेक्स द एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर मेकिंग द पेमेंट, और द डे व्हेन द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। वो हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर ये वाले मेथड से आप टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास में कोई भी पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोल रहे जिस दिन पे भी रेसिपिएंट ने अपने बुक्स के अंदर वो एंट्री को रिकॉर्ड किया होगा, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये वाला जो भी हमने अभी पढ़ा, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट टू इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट इफ द ट्रांजैक्शन इज डन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब जहां पे एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में पार्टिसिपेट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दीज 2 एंटिटीज विल बी कॉल्ड एज एसोसिएटेड एंटिटीज। अगर मानो हमारी कोई एंटिटी है, हमारी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, एंड उससे हमको इंडिया में, ठीक है, उससे हमको इंडिया में कोई भी सर्विस मिल रहा है, उससे हमको इंडिया में कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, मतलब वी आर इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम आवर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है। मतलब वो सप्लायर हो गया, हम रेसिपिएंट हो गए, तो उसका तो हमको कुछ नहीं देखने का है बिकॉज दैट पर्सन इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये केस में टाइम ऑफ, तो इसमें तो हमको ही टैक्स भरना पड़ेगा अंडर एज अ रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि वो तो आउटसाइड इंडिया, वो तो कहां से टैक्स भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको कर रहे हैं अंडर सेक्शन 13.3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन पे भी हमने पेमेंट किया होगा वो सर्विस के लिए, सो डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ एंट्री, मतलब जिस दिन पे भी हमने एंट्री पास की होगी ऑफ रिसीविंग दैट सर्विस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जिस दिन पे भी हमने इनवर्ड सर्विस का एंट्री पास किया होगा या फिर जिस दिन पे भी हमने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये स्पेसिफिक पॉइंट इज रेलेवेंट ओनली व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द सर्विस फ्रॉम आवर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बाकी सारे के सारे केसेस में एज पर दिस ऊपर वाला प्रोविजन, एज पर सेक्शन नंबर 13.3 वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई। इतना मैनेजेबल है, ठीक है। तो 13.2 हमने किया। 13.2 किसके बारे में बात कर रहा था? 13.2 वाज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो वापस से वहां पे हमने देखा था इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशंस किया था। फिर 13.3 के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, बहुत सिंपल था, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एंड फिर अभी हमने देखा व्हाट इफ वी आर इंपोर्टिंग एनी सर्विसेज फ्रॉम आवर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर 13.4 आपको ऑलरेडी पता ही है, वाउचर्स दैट आर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विसेज। तो अगर स्पेसिफिक वाउचर है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हो जाएगा, अगर वाउचर कॉमन जनरल वाउचर है, बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट यूज हो सकता है, तो फिर द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर, ठीक है। अगर मानो कोई भी प्रोविजन के हिसाब से इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फिर वॉट एवर इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द पीरियोडिकल रिटर्न, और अगर वो भी आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो जब भी आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे आप पकड़े गए थे, आपने अभी गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है, तो जब भी आपने जीएसटी पे किया दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ
सप्लाई। एंड लास्ट में मानो आपने कोई सर्विस दिया एंड आपको सामने वाले से लेट पेमेंट मिला, ठीक है, लेट पेमेंट मिला तो आपको सामने वाले से इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब आपको एक्चुअली वो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द इंटरेस्ट पोर्शन। इतना समझ में आ रहा है? डन हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, ये आपका सेक्शन नंबर 13 था, जहां पे वी हैड फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 था जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फाइंड आउट किया था। सेक्शन नंबर 13 है जहां पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फाइंड आउट किया, ठीक है। एंड लास्ट इसमें एक नोट आया था कि भाई जब भी टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज, ऐसा कोई भी पर्सन है जो टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज देता है, किसको देता है, किसको देता है, टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज देता है टू अ बिल्डर, एंड फिर बिल्डर वो यूज करके आगे फ्लैट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये केस में ये वाला ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा था कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। मतलब यहाँ पे सप्लायर, जो एनी पर्सन हु इज सप्लाइंग दिस टू द बिल्डर, तो यहाँ पे सप्लायर का लाइबिलिटी नहीं आता, यहाँ पे बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है टू पे द टैक्स ऑन टीडीआर, एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फिर हमने एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर एक और चीज पढ़ा था। एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि भाई अगर ये टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज बना के अगर बिल्डर कोई फ्लैट वगैरह बेच रहा है, ठीक है, अगर बिल्डर कोई फ्लैट वगैरह बेच रहा है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन बेच रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स के ऊपर तो एनीवे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो उसका प्रपोर्शनेट टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी फ्लैट्स बना के बेचा है बाद में, मतलब फ्लैट बनने के बाद में, फर्स्ट आफ्टर रिसीविंग ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद में अगर कोई भी फ्लैट बिका है तो दैट इज नॉट अ सप्लाई, ओके। इफ दैट इज नॉट अ सप्लाई तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो अगर वो फ्लैट के ऊपर जीएसटी नहीं आ रहा है तो वो फ्लैट के लिए हमने जो करस्पॉन्डिंग टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज लिया है या फिर पे किया है, उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। तो अभी वो टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज कब टैक्सेबल होगा, क्योंकि टीडीआर, एफएसआई तो हमने कब का खरीद लिया होगा, लेकिन फ्लैट तो अभी रेडी हो रहा है, तो उन्होंने बोला इसका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, वो यहाँ पे आपको बोल दिया। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोविजन यहाँ पे खत्म हुआ, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13, एंड एक क्लैरिफिकेशन अबाउट टीडीआर, एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज इज डन टिल। आई होप इतना मैनेजेबल था एवरीवन, यस।